माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टडी करेंगे मैट्रिक्स, जो कि आपके जो एनडीए एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए हेल्पफुल रहने वाली है टॉपिक। और ये जो आब्यू है यहाँ से आपको 1 to 2 क्वेश्चन क्या है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, जहाँ पे जो है आपको क्या करना होगा कि ये देखना होगा कि दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स आपके इक्वल है या नहीं, मतलब मैट्रिक्स आपकी समान है या नहीं, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैट्रिक्स का गुण भी पूछ सकता है, वो एनीथिंग कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो इसके टॉपिक है आब्यू, उसके लिए जो आपको सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो है जो आब्यू है, पहले तो यहाँ पे इसका जो नोटेशन है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको जो प्रदर्शित करने का मेथड है वो सीख लेते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। इसका जो साइन है आब्यू का वो इस तरीके से है। ठीक, या फिर जो है आप क्या कर सकते हो, आप जो है इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैट्रिक्स दैट मीन्स आब्यू को रिप्रेजेंट करने का एक ये मेथड है, या फिर आप ये मेथड यूज कर सकते हो। कंप्यूटर की लैंग्वेज में ये मेथड यूज होता है, अदरवाइज जो है बुक्स में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी मैक्सिमम टाइम। ओके, अब यहाँ पे ये तो रहा आपका नोटेशन, किस तरीके से इसे प्रदर्शित करते हैं ये है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअल में ये कुछ भी नहीं होता, क्या है, यदि देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं होता, इसकी कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं होती, इसका कोई फिक्स मान नहीं होता। तो यहाँ पे जो है क्या करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे mn संख्याएं हैं, क्या है, mn संख्याएं हैं, और इसको हमें जो है इसके अंदर रखना है, क्या है, इसके अंदर रखना है। जिसको रखने के लिए एक स्पेशल नियम बनाए गए, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इसके अंदर रखते हैं। किसको रखते हैं, mn संख्याओं को रखते हैं। ठीक, तो उससे पहले यहाँ पे जो है कोई हम क्या कर देते हैं, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स को ही बना देते हैं। क्या है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स को हमने बनाया। यहाँ पे जो है A11 लिखा, A12 लिखा, A12, A21, A22। ठीक है, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और मैट्रिक्स को हमेशा हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम हमेशा स्मॉल लेटर से लिखेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपको मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से, उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से। अब यहाँ पे ये बात आ गई कि ये 2 क्या है और ये 2 क्या है। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, इस मैट्रिक्स की कोटि बोलेंगे। क्या है, कोटि बोलेंगे, और इंग्लिश में यदि हम बोलें तो इसे हम ऑर्डर बोलेंगे। ठीक, ये हो चुका आपका। और ये क्या है, 2/2, मतलब ये है कि इसके पास जो है रो कितनी है, 2 रो है। ठीक, कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है। ठीक है, और ये मैट्रिक्स कैसी है, वर्ग आब्यू है। क्या है, ये जो लिखा हुआ है ये वर्ग आब्यू है। ठीक है, अब ये क्या है, A11 क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है। क्या है, पहले जो होगा उसे रो बोलेंगे, जो बाद में लिखा है उसे कॉलम बोलेंगे। मतलब पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट है, पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट है, दूसरी रो पहले कॉलम का एलिमेंट है, दूसरी रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। जो यहाँ पे हमारी ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, क्या, जो ये चीज़ें हैं, ये जो हमारी है, इसको जो हमारी क्षैतिज रेखा ये जा रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, पहला पंक्ति। क्या है, पंक्ति फर्स्ट। ठीक है, और जो दूसरा यहाँ से जा रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, पंक्ति सेकंड। क्या है, पंक्ति सेकंड। ठीक है, फिर हम इसी तरीके से क्या आ जाते हैं, ये तो क्षैतिज रेखा रही, और यहाँ पे ऊर्ध्वाधर पे आ जाते हैं। क्या है, ऊर्ध्वाधर पे आ जाते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा स्तंभ फर्स्ट है, और ये जो है हमारा स्तंभ सेकंड है। ठीक है, इस तरीके से।
आई बात समझ में? आपको जो है यहाँ पे पंक्ति बता दी गई। पंक्ति किसे बोलेंगे? जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो क्षैतिज रेखा होती है, उसे हम पंक्ति बोलते हैं। जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे हम स्तंभ बोलते हैं या फिर कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो मैट्रिक्स है इसे हमने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया। 2 क्रॉस 2 दैट मीन्स 2 ऑर्डर की जो है हमने मैट्रिक्स बनाई। 2 क्रॉस 2 है, एक आप बोल सकते हो, चाहे तो आपकी मर्जी है 2 क्रॉस 2 बोल दीजिए, या फिर जो है ये बोल दीजिए कि ये हमारी एक आव्यूह है जिसका जो आर्डर है वो 2 है सिंपली, या फिर जो है आर्डर 2 क्रॉस 2 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका पंक्ति हो चुका, स्तंभ हो चुका। कौन कौन सा एलिमेंट है ये भी हो चुका। ये पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट है, ये पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट है, दूसरी रो पहले कॉलम का एलिमेंट है, दूसरी रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। ठीक, और यहाँ पे ए आई जे इस तरीके से हमने इसको थोड़ा लंबे में लिख दिया। इसको यदि हम कंपैक्ट फॉर्म में लिखें तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा ए आई जे लिखा हुआ है। क्या है? ए आई जे है, और यहाँ पे बता दीजिए कि 2 क्रॉस 2 की है। ठीक है, ए इज इक्वल टू ए आई जे है, 2 क्रॉस 2 की है। और आई को बता दीजिए, आई जो है हमारा क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है? 2। और जे जो हमारा कॉलम है, स्तंभ है, वो भी 1 से लेकर के 2 तक जा रहा है। 1 2 2 स्तंभ 2 पंक्ति 1 2। ठीक है, इसलिए जो आई है वो क्या करेगा? ये हमारे जो है पंक्ति को रिप्रेजेंट करेगा, और जे जो है हमारे स्तंभ को प्रदर्शित करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आई और जे हो चुके। ये हमने इसको कंपैक्ट फॉर्म में लिखा, इसको हमने जो है अच्छे तरीके से लिखा। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आपको पजल करने के लिए एग्जाम में ये चीज़ें, ये नोटेशन भी वो यूज कर सकता है कि आपकी जो है इसके अंदर क्या रिस्पॉन्स दे रहे हो। ठीक है, ये आपका हो चुका है। अब यहाँ पे जो mn संख्याएं थी, इनको हमने क्या किया है? एक आयताकार सारणी। क्या है? आयताकार सारणी में m कोटि और n स्तंभ। क्या है? m कोटि और n स्तंभ, सॉरी m पंक्ति और n स्तंभ में हमने क्या किया? लिखा। और लिखने के बाद इसके पास कितनी पंक्ति हुई? m, और कितने स्तंभ हुए? n। तो इसका आर्डर कितना हुआ? इसकी कोटि कितनी हुई? m क्रॉस n का हम क्या बोलेंगे? इसे आव्यूह बोल देंगे। ठीक है, ये तो 2 क्रॉस 2 की रही। अब जो है हम क्या कर देते हैं? m क्रॉस n की जो मैट्रिक्स है, जो आव्यूह है, उसको लिखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। पहले तो ये चीज़ें आपकी कंफर्म होनी चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे तो क्वेश्चन को हम इजीली सोल्व कर पाएंगे। अदरवाइज जो है जितने भी इजी क्वेश्चंस भी होंगे वो चीज़ें हमको टफ ही लगेंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पे यदि थ्योरी समझ में आ गई तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आएंगे, और इजीली जो है आप अपना 1 to 2 क्वेश्चन सोल्व करते हुए एग्ज़ाम के अंदर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है देखिए, मान लीजिए कि हमने m क्रॉस n की लिखने की कोशिश करी, जिसके पास m रो है और n कॉलम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा A11 A12 अप टू सो ऑन कर दीजिए A1n। कितने कॉलम? 1 2 3 n कॉलम, और कितनी रो बनानी है? m रो बनानी है। तो ये हो जाएगा A21 A22 अप टू सो ऑन A2n A31 A32 अप टू सो ऑन A3n। लास्ट में आ जाते हैं। क्या है? लास्ट में आ जाते हैं। लास्ट में आने के लिए हमें क्या करना होगा? ओके, तो ये हो जाएगा आपका AM। रो कितनी है? मैक्सिमम रो m। AM1 AM2 mv रो, दूसरा कॉलम अप टू सो ऑन AMN। ये जो है m क्रॉस n कोटि की आव्यूह है, जिसको हमने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट भी कर दिया है। ठीक है, ओके, ये है हमारी A11 A12 अप टू सो ऑन A1n A21 A22 अप टू सो ऑन A2n
A31, A32 अप टू सो ऑन A3n, AM1, AM2 अप टू सो ऑन AMN। M क्रॉस n क्या है? इसकी कोटि है। किसकी कोटि है? मैट्रिक्स की कोटि है। क्या है? कोटि है या फिर ऑर्डर है। ओके, तो यहाँ पे जो है इस तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चाहे वो mn संख्याओं को आयताकार सारणी में व्यक्त करने का मेथड हो या कुछ भी हो, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम अब क्रिएट नहीं होनी चाहिए। अब ये हो चुका। और ये यदि आपसे पूछे कि A22 क्या है, मतलब ये है कि इसका दूसरी रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। ये आपसे कोई पूछे ये क्या है, ये हमारा जो है तीसरी रो, पहले रो करेंगे, तीसरी रो पहला वाला रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला कॉलम को। तीसरी रो nवें कॉलम का एलिमेंट है। इसकी बात यदि हम करें तो ये जो है हमारा mवीं रो nवें कॉलम का एलिमेंट है। इसकी बात करें mवीं रो 2वें कॉलम का एलिमेंट है AM2। इसकी बात करें तीसरी रो पहले कॉलम का एलिमेंट है A31। इसकी बात करें पहली रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये nth कॉलम, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो अप टू सो ऑन ये mth रो। ठीक, तो इस तरीके से ये चल रही है। इस तरीके से आप क्या करेंगे? एलिमेंट को बता देंगे। ठीक है, यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो। अब यहाँ पे जो है ये बातें हो चुकी हैं। क्या है? ये बातें तो हो चुकी है। अब जो है हम काम को और आगे बढ़ाते हैं। ये आपने मैट्रिक्स के बारे में तो बातें कर ली। अब मान लीजिए क्या है, अब मान लीजिए कि कोई आपको मैट्रिक्स दे रखी है A इज इक्वल्स टू AIJ 2 क्रॉस 2, ठीक, 2 क्रॉस 2, और यहाँ पे जो AIJ है इसको डिफाइंड कुछ इस तरीके से किया गया है, I² माइनस J। चलिए छोटा सा ही रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ये मैट्रिक्स है, ये आपको जो है इस कंपैक्ट फॉर्म में लिखी गई है। आपको इसको क्या करना है? इसको जो है आपको लिखना है किसके अंदर? आयताकार सारणी के अंदर। क्या है? आयताकार के अंदर लिखना है, आव्यूह में लिखना है। ठीक है, तो ये तो आपको जो है कंपैक्ट फॉर्म में दे दी गई है, आपको डिटेल में लिखना है। डिटेल में लिखने का मतलब यदि आप जो है मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे? मैट्रिक्स यदि आप बनाने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे? ए आपको दे रखा है, A इज इक्वल्स टू AIJ है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, और जो AIJ डिफाइंड किया गया है, जो AIJ परिभाषित किया गया है वो किस तरीके से है? वो आपका जो है I² माइनस का J है। ठीक है, और आपको मैट्रिक्स कितने कोटि की बनानी है? 2 कोटि की बनानी है। क्या है? इसकी जो कोटि है मैट्रिक्स की वो 2 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बनाते इसको 2 कोटि की मैट्रिक्स। ओके, ओके, देखिए सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स बनाएंगे, तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है, तो पहले जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो व्यापक है उसको लिखेंगे A11 A12 A21 A22। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है कि जो A11 है सबकी वैल्यू अलग अलग निकालिए। पहले A11 है, ये जो है I है, ये हमारा J है। ठीक, तो यहाँ पे I का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 की पावर 2 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, मतलब A11 जो है वो कितना है? वो 0 है। ठीक है, ये हुआ। A12 की यदि हम बात करें तो A12 मतलब ये I है और J की वैल्यू 2 है, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 1² माइनस, और ये हो जाएगा J की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 1² 1 माइनस 2, आपको मिलेगा माइनस का 1। ठीक है, हमने यहाँ पे रख दिया। अब हम आ जाते हैं A21 की वैल्यू निकालते हैं।
i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू कितनी है, j की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो i की वैल्यू 2 की पावर 2, j की वैल्यू 1 -1, 4 - 1 = 3। यहाँ पे क्या है, a21 की वैल्यू 3 और a22 की बात यदि हम करें तो a22 जो है हमारा दूसरा, i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 -2, 4 - 2 = 2। a22 की जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी, 2 मिल जाएगी। 2 × 2 की मैट्रिक्स बनके तैयार हो चुकी है। इस फॉर्म से मैट्रिक्स पूछ सकता है, मैट्रिक्स से ये फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है, बट जो मैक्सिमम टाइम पूछा गया है वो हमारा जो है इससे मैट्रिक्स ही पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं, क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स सीख लेते हैं। क्या है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स सीख लेते हैं। फिर हम उस मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे जो है कम्यूटेटिव लॉ, दैट मीन्स जो है हमारा क्या क्या प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, फिर उसको स्टडी करेंगे। मीन्स पहले हम थ्योरी को कवरअप करेंगे, थ्योरी को कवरअप करने के बाद हम आएंगे अपने जो है क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, और बीच बीच में क्वेश्चन भी इस तरीके से करते रहेंगे, चाहे बीच बीच में इस तरीके से क्वेश्चन को भी करते रहेंगे। और ये आपको जो है 2 × 2 की इस तरीके से क्या हो जाएगी, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी उसी के अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुटअप करेंगे और पुटअप करने के बाद आपको आंसर मिलेगा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, क्या है, एक क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, क्वेश्चन आपका, चलिए यहीं पे चेंजिंग कर देते हैं, j² - i। क्या है, j² - i। और ये मैट्रिक्स आपको ये बतानी है, क्या है, a = इस तरीके से आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका हो चुका, नोट कर लीजिए। और इसका जो आंसर है उसको आपको बतानी है कि इसका जो आंसर है वो कितना मिलेगा। ठीक है, आ जाइए टाइप ऑफ मैट्रिक्स को स्टडी कर लेते हैं। अब क्या है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स आप भी कितने प्रकार के होते हैं, जो आपको यहाँ पे सीखना है वो कितने तरीके से सीखना है। टोटली आपको यहाँ पे 10 टाइप से, क्या है, 10 तरीके हैं मैट्रिक्स के और उसको जो है सीखना है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, पहला जो टाइप है, क्या है, पहला जो टाइप है वो शून्य अवयव है, मतलब जीरो मैट्रिक्स है। मतलब ये है कि जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसकी कोटि क्या है, चाहे वो m × n हो, चाहे वो n × m हो, चाहे वो n × n हो, चाहे वो m × m हो। मतलब ये है कि वो आपकी m × n की हो सकती है, n × m की भी हो सकती है, n × n की भी हो सकती है, m × m की भी हो सकती है। मतलब रो और कॉलम इक्वल भी हो सकते हैं, रो और कॉलम इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बट इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके हर एक एलिमेंट जीरो है वो हमारी जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, यदि यहाँ पे हम लिखें इसको, ये हमारी क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। ये क्या है, 2 × 3 की है। ठीक है, दूसरी जीरो मैट्रिक्स लिखते हैं 0 0 0 0 0 0। 3 × 2 की, ये भी हमारी जीरो मैट्रिक्स है। 0 0 0 0, ये भी हमारी क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी, उसके आर्डर, उसकी कोटि को हमें ध्यान में नहीं रखना है कि कोटि उसकी इक्वल है या फिर नहीं है। ठीक है, बट ये ध्यान में रखना है कि जीरो मैट्रिक्स जिसे हम बोलना चाहते हैं, क्या उस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट जीरो है या नहीं है। यदि उस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट जीरो होगा तो वो मैट्रिक्स हमारी जीरो मैट्रिक्स होगी, अदरवाइज वो हमारी जीरो मैट्रिक्स नहीं होगी। मान लीजिए कि कहीं आपको यहाँ पे 1 दिखाई दिया, ठीक है, तो क्या ये मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो पाएगी? जी नहीं, ये हमारा जो है एक नॉन जीरो एलिमेंट, एक एलिमेंट 1 जो है ऐसा है जो कि जीरो नहीं है, मतलब ये हमारी जीरो मैट्रिक्स नहीं है। इसे भी क्या होना होगा, जीरो होना होगा। किसके लिए? जीरो मैट्रिक्स बनने के लिए। ठीक है,
तो ये भी हमारी जीरो मैट्रिक्स है, ये भी हमारी जीरो मैट्रिक्स है, ये भी हमारी जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ें यूज किया गया है। ठीक है, जिस तरीके से हमें रिक्वायरमेंट होगी, जिस तरीके से हमें जीरो मैट्रिक्स की ज़रूरत होगी, चाहे तो हम ये वाला उठाएंगे, ये वाला भी उठा सकते हैं, ये वाला भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए जो जीरो मैट्रिक्स होती है उसके हर एक एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ओके, दूसरी जो मैट्रिक्स है क्या है, पहली मैट्रिक्स तो आपने जीरो मैट्रिक्स से स्टडी कर ली, दूसरी जो है आपकी रो मैट्रिक्स है। क्या है, दूसरी जो मैट्रिक्स है वो आपकी रो मैट्रिक्स है। ठीक है, दूसरी जो मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। तीसरी आपकी जो है कॉलम मैट्रिक्स, देखते जाइए। रो मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास केवल और केवल एक रो हो, कॉलम चाहे जितने हो। क्या है, एक मैट्रिक्स ऐसी हो जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, कॉलम कुछ भी हो हमें नहीं पता, बट यदि एक रो है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम पंक्ति आव्यूह बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यदि यहाँ पे हम 1 2 3 लिखें तो ये हमारी 1 क्रॉस 3 1 गुना 3 कोटि की क्या है, आव्यूह है, और इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम पंक्ति आव्यूह बोलेंगे। ठीक है, या फिर जो है इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 कॉलम हुए, कोई दिक्कत नहीं है। रो कितनी है, एक है, रो से ही हमें मतलब है, एक रो होनी चाहिए। रो यहाँ पे कितनी है, एक ही रो है। ठीक है, यहाँ पे भी एक ही रो है, कॉलम कितने हैं, 3। यहाँ पे क्या है, रो एक है और कॉलम कितने हैं, 2 है। दैट मीन्स 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 2 की कोटि की ये हमारी रो मैट्रिक्स लिखी हुई है। यदि यहाँ पे हम जो है सिर्फ और सिर्फ 1 लिखें तो क्या ये रो मैट्रिक्स होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि इसके पास क्या रो एक है, बिल्कुल है। तो ये जो है एक रो इसके पास है, एक ही रो इसके पास है, इसके पास भी एक ही रो है, तो ये जो हमारी मैट्रिक्स लिखी हुई है ये हमारी रो मैट्रिक्स है। दैट मीन्स पंक्ति आव्यूह है। ठीक है, पंक्ति आव्यूह रो मैट्रिक्स उसे कहेंगे जिसके पास केवल और केवल एक ही रो हो, कॉलम चाहे जितने हो, वो हमारी रो मैट्रिक्स कहलाएगी। अब आ जाते हैं सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स के ऊपर। क्या है, जो तीसरा है वो हमारा है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में ऐसा ही कुछ वर्क होने वाला है, ऐसे ही कुछ बातें बोली जाने वाली है। कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम, रो चाहे जितने हो। ठीक है, हमने रो मैट्रिक्स के बारे में बताया, रो मैट्रिक्स के अंदर रो एक हो, कॉलम चाहे जितने। ठीक, इसी तरीके से हम ये बोल रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स के अंदर कॉलम एक हो, रो चाहे जितने। ठीक, क्योंकि यहाँ पे कॉलम है मतलब कॉलम को एक होना होगा, रो है रो को एक होना होगा, तभी हम उसे रो मैट्रिक्स बोल पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स कॉलम एक होना चाहिए। ठीक है, तो हमने लिख दिया 1 2 3, तो ये हो गया 3 रो 1 कॉलम। क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। यहीं से देख लीजिए 1 है कॉलम, सॉरी रो 1 है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम 1 है, कॉलम मैट्रिक्स है। इसको जो है आप क्या कर सकते हो, 1 2 इस तरीके से बना दीजिए, ये हो जाएगा 2/1, कॉलम 1 है, बिल्कुल है। सिंपली 1 लिख दीजिए, 1/1 क्या कॉलम 1 है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये भी हमारी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी हमारे कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी हमारी कॉलम मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिखा हुआ है। क्या है, एग्जाम्पल्स ये लिखे गए हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल रहे कॉलम मैट्रिक्स के, ये आपके एग्जाम्पल रहे रो मैट्रिक्स के। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 3 मैट्रिक्स आपने स्टडी कर ली, जीरो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं किसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स की। क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स की। फिर हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। क्या है, इसके जो थर्ड हो चुका, अब हम 4th नंबर पे बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो, कोटि उसकी जितनी। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास मान लीजिए कि 2 रो है तो 2 कॉलम भी होना चाहिए, यदि ऐसा है तो वो हमारी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है।
मतलब वर्गाव्यूह है। क्या है? वर्ग। जिस तरीके से वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? इक्वल होती है, समान होती है। सिमिलरली यहाँ पे रो और कॉलम समान होनी चाहिए, तभी वो हमारा क्या होगा? वर्गाव्यूह बनेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल दिखा देते हैं आपको। इसके एग्जाम्पल के लिए ये ले लीजिए 2 3 4 1, 2 रो है 2 कॉलम, 2 रो है 2 कॉलम, वर्गाव्यूह बिल्कुल है। अब यहाँ पे जो है 3 रो 3 कॉलम दिखा देते हैं। 1 2 3 3 4 5 4 5 6, ये हो चुकी 3 क्रॉस 3। क्या नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है? जितना इसके पास रो है उतना ही इसके पास कॉलम है, जितना इसके पास रो है उतना ही इसके पास कॉलम है। मतलब ये जो 2 मैट्रिक्स आपने लिखा है ये आपका वर्गाव्यूह है। क्या है? ये दोनों के दोनों आपके वर्गाव्यूह लिखे गए हैं। ठीक है, यदि यहाँ पे हम बात करें 1 2 3 3 2 1, क्या ये जो है हमारा वर्गाव्यूह है? तो ये हमारा क्या है? कितने रो है? 2 रो है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम है। तो ये क्या नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है? जी नहीं। रो जो है इसकी 2 है और कॉलम इसके पास 3 है, और आपको पता है कि जो 2 है वो कभी भी 3 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, नंबर जो है सिर्फ 2 2 के इक्वल हो सकता है, 1 1 के इक्वल हो सकता है, 3 3 के इक्वल हो सकता है, बट 2 जो है वो कभी भी 3 के इक्वल नहीं हो पाएगा। इसलिए ये जो हमारा मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये हमारा वर्गाव्यूह नहीं है। ठीक है, क्या है? ये हमारा वर्गाव्यूह नहीं है। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और यही रहा आपका एग्जाम्पल रेक्टेंगुलर। जो वर्गाव्यूह ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर बोलेंगे। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये रहा। 1 2 3 3 2 1 कर दीजिए। 2 क्रॉस 3, मतलब जब आपके रो कॉलम के इक्वल नहीं होंगी तो वही आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। या फिर आप जो है 3 क्रॉस 2 की बना दीजिए। क्या है? 3 क्रॉस 2, 3 रो 2 कॉलम। क्या है? 3 रो 2 कॉलम। 3 2 1 1 2 3 कर दीजिए, हो गया आपका काम। ये है, चाहे तो आप ये लिखिए या फिर आप ये लिखिए, दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों आपके क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, दैट मीन्स विकर्ण आव्यूह। क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स दैट मीन्स विकर्ण आव्यूह। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ये है। क्या है मतलब? देखिए ये है, मान लीजिए कि 2 क्रॉस 2 की है, और ये जो होता है A11 A12 A21 A22। ठीक है, अब ये जो जहाँ पे I और J इक्वल होता है, क्या? जहाँ पे I और J रो और कॉलम का एलिमेंट है। ठीक, ये दूसरी रो दूसरे कॉलम, मतलब जहाँ पे I इक्वल्स टू J होता है वो हमारा क्या है? डायगोनल का एलिमेंट कहलाता है। क्या है? ये जो A11 है, जो A12 है, इस तरीके से डायगोनल मतलब विकर्ण बन रहा है ना, तो इस तरीके से सीधा वाला विकर्ण, इसे हम क्या बोलेंगे? सिंपली डायगोनल बोलते हैं मैट्रिक्स में। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? विकर्ण है। और ये क्या है? I इक्वल्स टू J है। I इक्वल्स टू J पे जो एलिमेंट होगा वो हमारा क्या है? विकर्ण का एलिमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सिर्फ यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट होने चाहिए, बाकी सब क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। यदि ऐसा होगा तो वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। डायगोनल पे एलिमेंट हो, बाकी सारे एलिमेंट 0, तो वो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स या फिर विकर्ण आव्यूह कहलाएगी। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स हो चुकी आपकी। यदि यहाँ पे हम लिखें
0 0 0 1। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। और ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है ये आपकी अब जो है जितने भी मैट्रिक्स मिलेंगी वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स पे वर्क करेंगी। ये आपकी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स की कैटेगरी में आती है। ठीक है, इसका जो आर्डर है वो इक्वल होना चाहिए, मतलब रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए, तभी जो है डायगोनल मैट्रिक्स आपकी डिफाइंड होगी, अदरवाइज नहीं डिफाइंड हो पाएगी। ठीक है, तो ये 0 0 0 1 ये रहा आपका क्या, ये डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर है। ठीक है, ये जो है डायगोनल के एलिमेंट चाहे वो भी 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट जो है क्या है, होने चाहिए। बाकी सारे एलिमेंट यदि 0 हैं तो वो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स की कैटेगरी में आएगी। यहाँ पे यदि 2 3 0 0 है तो ये भी हमारी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स से लिखी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। छोटी छोटी यहाँ पे डिफरेंस है। स्क्वायर स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स भी आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। और यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम चलने चाहिए। जैसे यहाँ पे आपने 2 फिल कर दिया, ये तो 0 रहेगा क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स है, तो डायगोनल के एलिमेंट सेम होने चाहिए। क्या है, डायगोनल के एलिमेंट सेम होने चाहिए। या फिर जो है इस तरीके से आप कर सकते हो के और बाकी सबको 0 फिल कर दीजिए। ये हो गया 3 क्रॉस 3 का मतलब ये जो एक भर दिया आपने उससे डायगोनल को हमेशा क्या करना होगा, डायगोनल के एलिमेंट को वही फिल करना होगा। एक आपने के फिल किया तो इसको भी के करना होगा। यदि ऐसा होगा तो वो मैट्रिक्स आपकी क्या कही जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स कही जाएगी। ठीक है, या फिर जो है सिंपली आप क्या कर सकते हो, 3 3 3 भी पुटअप कर सकते हो। 0 0 0 ये आपका 0 हो जाएगा। 3 क्रॉस 3 की आपकी स्केलर मैट्रिक्स बनके तैयार हो चुकी है। क्या है, 3 क्रॉस 3 की जो है आपकी अदिश आव्यूह बनके तैयार हो चुकी है। अब हम बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, इकाई आव्यूह व तत्समक आव्यूह। ये भी किसके ऊपर वर्क करेगी, ये भी आपकी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह के ऊपर ही वर्क करेगी। ठीक है, इसको आप जो है 2/3 पे नहीं कर सकते, या फिर आप 3/2 पे नहीं कर सकते। ठीक है, जब क्वेश्चन सोल्व होने लगेंगे वहां से आपको कन्फ्यूजन और भी ज़्यादा क्लियर होगी। जो कन्फ्यूजन है वो और भी कम हो जाएगी आपकी। देखिए यूनिट मैट्रिक्स, स्क्वायर है। यूनिट मैट्रिक्स यहाँ पे पक्का है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे, जो इसके विकर्ण के एलिमेंट होंगे वो पक्का 1 रहने वाले हैं। ठीक है, 3 क्रॉस 3 की हम बनाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने 3 क्रॉस 3 की बना दी है। क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर जो है इकाई आव्यूह। ठीक है, 3 क्रॉस 3 की बनाई है। अब मान लीजिए हमें 2 क्रॉस 2 की बनानी है तो 1 0 0 1, डायगोनल पे 1 बाकी सब 0। ठीक है, क्या हुआ है, डायगोनल पे 1 बाकी सब 0। यहाँ पे पक्का है यूनिट, यूनिट का मतलब 1 होता है, डायगोनल पे 1 बाकी सब 0। ठीक है, डायगोनल का मतलब विकर्ण। ये आपका जो इस तरीके से एलिमेंट होगा वो जो है आपका क्या है, विकर्ण का एलिमेंट होता है। विकर्ण पे आपको 1 भरना है, बाकी सब एलिमेंट को आपको 0 भरना है। ठीक, इस तरीके से ये आपका हो गया यूनिट मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह।
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उप त्रिभुजीय आव्यूह और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बनानी है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ये है कि डायगोनल एलिमेंट के साथ, अभी समझिए पहले, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 कोटि 3 की आव्यूह है। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ये है कि एक हमारी ट्रायंगल बननी चाहिए। कहाँ पे? अपर मतलब ऊपर। तो ये है कि डायगोनल एलिमेंट के साथ ऊपर में एक ट्रायंगल बननी चाहिए। ये हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। ट्रायंगल बनी, राइट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल है। ठीक है, तो ये हमारी जो है ट्रायंगल बन चुकी है। और कहाँ पे बनी है? डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के एलिमेंटों से मिलकर बनी है। ठीक है, बीकर्ण के ऊपर, बीकर्ण और बीकर्ण के ऊपर के एलिमेंटों से मिलकर बनी है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और यदि यहाँ पे हम A11 A12 A13 कर दें, A21 A22 A23 A31 A32 A33 कर दें, तो ये जो है हमारा 3x3 का आव्यूह हो चुका है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? लोअर से ट्रायंगल बननी चाहिए। क्या है? डायगोनल और डायगोनल के एलिमेंट के नीचे से जितने एलिमेंट है वहाँ से हमें क्या मिलने चाहिए? ट्रायंगल मिलनी चाहिए। और अब बात ये आ गई कि जो बच गए उसे क्या करना है? जो बच गए ये तो ट्रायंगल के अंदर चले जाएंगे। A11 A12 A13 A22 A23 A33 ये तो ट्रायंगल के अंदर चले जाएंगे। बाकी जो बच गया उसे हमें क्या करना है? जीरो भरना है। क्या करना है? जीरो भरना है। सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पे आएंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निम्न त्रिभुजीय आव्यूह में। तो ये हमारा जो ट्रायंगल के अंदर का एलिमेंट है A11 A22 यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल जो है एलिमेंट A11 A22 A33 A21 A31 A32 को ले रहा है। ठीक, अब ये बच गया, जो बाकी बच गया उसे क्या करना है? बताइए, जीरो भर देना है। ठीक है, गोला कर देना है, जीरो भर देना है। 3x3 की हो चुकी। और यहाँ पे आपकी मर्जी है, कुछ एलिमेंट भी डाल सकते हो। 1 2 3 3 4 5 ये कर दीजिए और यहाँ पे इसको हटा दीजिए। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है? ये हमारी जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही बनी हुई है। क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरीके से यहाँ पे आपकी मर्जी है, किसी को जीरो भी भर सकते हो, किसी को जो है कोई नंबर भी भर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस तरीके से रखना चाहते हो। जैसे हमने यहाँ पे रखा, ठीक है, इस तरीके से ये भी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं उप आव्यूह की, सब मैट्रिक्स। क्या है? अब हम बात करते हैं सब मैट्रिक्स उप आव्यूह की। सब मैट्रिक्स देखिए, अब मान लीजिए कि कोई ये है 1 2 3 3 4 5। अब सब मैट्रिक्स क्या है? कहता है 4 5 6 सब मैट्रिक्स मतलब उप आव्यूह। मीन्स ये है कि पहले कोई आव्यूह रहेगा, वहां से क्या करना है? उस आव्यूह जो आपको दे रखा है उसका सब आव्यूह आपको ही बनाना है। उसको बनाने के लिए जो आपको आव्यूह गिवन है, क्या करेंगे? उसमें से कुछ पंक्ति को या फिर कुछ स्तंभ को हटाएंगे। हटाने के बाद जो नया बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? उप आव्यूह बोलेंगे। किसका? जो हमें दे रखा था उसका। ठीक है,
जैसे कि मान लीजिए कि ये हमें दे रखा है ए इक्वल्स टू दिस, और हमने क्या किया, इसकी पहली रो को हटा दिया। क्या है, पहली रो को हमने रिमूव कर दिया, हटा दिया। और हटाने के बाद मतलब इसको छुपो लेना है। छुपोने के बाद ये क्या बचेगा, 3 4 5 4 5 6। ये जो हमारा बन के तैयार हुआ इसे हम नाम दे देते हैं बी। जो बी है, बी हमारा क्या है, ए का उप आव्यूह है, या फिर हम ये कहें बी जो है ए का सब मैट्रिक्स है। बी जो है ए का सब मैट्रिक्स है। ठीक है, मतलब बी जो है ए मैट्रिक्स से ही बनाई जा रही है, चाहे वो किसी रो को रिमूव करके बनाई जा रही हो, चाहे वो किसी कॉलम को रिमूव करके बनाई जा रही हो। मतलब ये है कि चाहे वो किसी रो को हटा के, किसी पंक्ति को हटा के, या किसी स्तंभ को हटा के बनाई गई हो। ठीक है, तो ऐसा ही हमने क्या किया है, पहली पंक्ति को हटाया है और ये बनाया है। तो ये हमारी क्या है, सब मैट्रिक्स है इसकी। अब हम क्या कर देते हैं, पहले कॉलम को हटा देते हैं, पहले जो है स्तंभ को हटा देते हैं। मतलब इसको छुपो लेना है। छुपोने के बाद क्या बचेगा, 2 3 4 5 और 5 6। तो ऐसे ही एज इट इज रख दीजिए, 2 3 4 5 5 और 6। ये हमारी क्या है, ये जो बन के तैयार हुई है, ये भी हमने नाम दिया सी। सी भी हमारी क्या है, ए की सब मैट्रिक्स है। सी द सब मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। सी जो है वो क्या है, उप आव्यूह है किसका, मैट्रिक्स ए का। ठीक है, ये तो रही आपकी जो प्रॉपर्टीज, सॉरी टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ें इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है कि मान लीजिए कि आपको एग्जाम में 2 मैट्रिक्स दे रखी है, और 2 मैट्रिक्स के अंदर आपको क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को आपको ये बताना है कि जो 2 मैट्रिक्स आपकी दे रखी है वो आपकी इक्वल है या नहीं, वो मैट्रिक्स आपकी समान है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, क्या जो है आपको पता होना चाहिए, जिसकी हेल्प से आप उसको चेक कर सकते हैं कि जो मैट्रिक्स दोनों दे रखी है वो हमारी समान है या असमान है। ठीक है, देखिए 2 आव्यूहों की समानता, इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। क्या है, इक्वलिटी ऑफ, आपको जिसके अंदर जो है आपको हिंदी जो है लिखना पसंद है तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश लिखना पसंद है तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम दोनों चीज़ें बोल रहे हैं। इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्सेस, इसका मतलब ये है कि 2 आव्यूहों की समानता। क्या है, 2 आव्यूहों की समानता। मान लीजिए कि पहले आपके पास 2 आव्यूह हैं। क्या है, 2 आपके पास आव्यूह है। तो मान लीजिए कि ए आपको मिला AIJ, और बी आप ले लीजिए BIJ। ठीक है, ए को आपने लिया AIJ, बी को आपने लिया BIJ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको क्या कर दीजिए, मान लीजिए कि जो ए है इसकी कोटि, जब तक आपको कोटि किसी भी मैट्रिक्स की नहीं पता होगी तो आप मैट्रिक्स के ऊपर कुछ वर्क नहीं कर पाएंगे, कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, आप अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए अभी इम्पोर्टेंट ये है, ज़रूरी ये है कि यहाँ पे आपको जो है P क्रॉस Q करना होगा, और इसको जो है आप R क्रॉस S कर दीजिए। मतलब भी समझ लीजिए, मैट्रिक्स A है इस तरीके से, इस मैट्रिक्स A के पास पंक्ति कितने हैं, P पंक्ति है, स्तंभ कितने हैं, Q स्तंभ है। ठीक, B मैट्रिक्स हमने लिया, B मैट्रिक्स के पास क्या है, R पंक्ति हैं और S स्तंभ है। ठीक, अब यहाँ पे इन दोनों को आप क्या बोलना चाहते हो, समान बोलना चाहते हो। क्या है, समान बोलना चाहते हो। तो पहली बात समझ लीजिए, पहली बात यह है कि मैट्रिक्स ए की जो पंक्ति है, पंक्तियों की जो संख्या है, वो मैट्रिक्स बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। क्या है,
ए मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या बी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स P इज इक्वल्स टू R होना चाहिए। दूसरी बात समझ लीजिए, दूसरी बात ये है कि जो ए मैट्रिक्स है उसके पास स्तंभ कितने हैं, स्तंभों की संख्या कितनी है, Q। बी मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या कितनी है, S है। मतलब मैट्रिक्स ए के और मैट्रिक्स बी के जो स्तंभों की संख्या है वो भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मीन्स Q इज इक्वल्स टू S होना चाहिए। अब यहाँ पे जो तीसरी बात आती है, तीसरी बात ये है कि जब इसके रो दोनों के इक्वल हो गए, कॉलम दोनों के इक्वल हो गए, तो अब तीसरी बात ये है कि उसके पास जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। क्या है, जो यहाँ पे एलिमेंट है वही इसका भी एलिमेंट होना चाहिए। पहले तो उसकी रो को इक्वल किया, फिर उसके कॉलम को इक्वल किया, फिर जो है उसके एलिमेंटों को भी हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो ए आई जे है वो हमारा इक्वल है किसके, बी आई जे के। क्या है, जो ए आई जे है वो हमारा इक्वल है किसके, इक्वल है बी आई जे के। और आई जो है हमारा क्या है, आई हमारा जो है 1 to P चलता है। ठीक है, और जो हमारा जे है कुछ भी लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ से तो इक्वल हो चुकी ना, ये सारी चीज़ें इक्वल है, कुछ भी लिख दीजिए। तो यहाँ पे कर दीजिए आई 1 to P, और क्योंकि P जो है R के इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे आई हो गया, और J जो है, J को बता दीजिए, J जो है Q तक ले जाइए, 1 to Q, और Q जो है यहाँ पे S के इक्वल है ही, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीन बातें होनी चाहिए। पहला तो ये दोनों मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि यहाँ पे एलिमेंट भी इक्वल होनी चाहिए। क्या है, जो मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है वही आपके मैट्रिक्स बी का एलिमेंट होना चाहिए। यदि यहाँ पे जो A11 है वही आपका B11 की वैल्यू होनी चाहिए, जो A12 है वही B12 की वैल्यू होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो दोनों मैट्रिक्स आपकी क्या है, समान मैट्रिक्स होंगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए 1 2 3 3 4 5 4 5 6, मैट्रिक्स ये है, मैट्रिक्स भी ये है। ठीक, ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है। पहली बात, मैट्रिक्स ए का रो मैट्रिक्स बी के रो के इक्वल है, बिल्कुल है। मैट्रिक्स ए का कॉलम मैट्रिक्स बी के कॉलम के इक्वल है, यस बिल्कुल है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए का रो मैट्रिक्स बी के रो के इक्वल है, मैट्रिक्स ए का कॉलम मैट्रिक्स बी के कॉलम के इक्वल है, बिल्कुल है। तीसरी बात, यहाँ का जो एलिमेंट है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 1 1 1 के इक्वल है, 2 2 2 2 के इक्वल है, सॉरी 1 2 1 2 के इक्वल है, 1 3 1 3 के इक्वल है, 2 1 2 1 के इक्वल है, 2 2 2 2 के इक्वल है, 2 3 मतलब यहाँ ए का A23 जो है वो B23 के इक्वल है। मतलब एलिमेंट सभी के सभी इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब जो है A इज इक्वल्स टू B है, A और B दोनों समान है। ठीक, जैसे कि कोई यहाँ पे ये कहे, यूज इसका कहाँ पे हो सकता है, देखिए बताते हैं। तो यहाँ पे जो है मान लीजिए दे रखा है 1x01, बी जो है दे रखा है 0101। आपको ये कहता है a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, और ये कहे कि 2 क्रॉस 2 की है, ये भी 2 क्रॉस 2 की है। ठीक है, और यहाँ से कह दे a इज इक्वल टू b है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। क्या है, x की वैल्यू बतानी। यदि a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस
और a इज इक्वल टू b है तो x की वैल्यू आप बताइए। इक्वल भी है मतलब दोनों समान है, दोनों का क्या जो पंक्ति है वो बराबर है, बिल्कुल है। कॉलम जो है जो स्तंभ है वो भी बराबर है, बिल्कुल है। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर कर दीजिए, यहाँ पे सॉरी 1 रहेगा, ठीक है। मतलब 1 इज इक्वल टू 1, ये इसके इक्वल, ये जो है इसके इक्वल। 0 इज इक्वल टू 0 बिल्कुल है। 1 जो है 1 के इक्वल है, बिल्कुल है। 1 इज इक्वल टू 1। x जो है किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपसे बोल दिया गया है कि a इज इक्वल टू b है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को देखते के साथ आपको 1 बोलना चाहिए था, बट अभी हम आपको सिखा रहे हैं तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है मिलेंगी और ये आपको फाइनल क्या करेगा, x की वैल्यू जो है 1 दे देगा। ये a और b दे रखी है, a और b देने के बाद आपको a इज इक्वल टू b बोला जाता है और x की वैल्यू बतानी है तो x इज इक्वल टू आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ सकता है, ओके। अब देखिए दो मैट्रिक्स को हम जोड़ कैसे सकते हैं, क्या है, दो मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स को ऐड हम तभी कर पाएंगे जब उसकी कोटि क्या होगी, समान होगी। क्या है, दो मैट्रिक्स को हम ऐड तभी कर पाएंगे जब उन दोनों मैट्रिक्सों की क्या होगी, कोटि समान होगी, ठीक है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ऐड करना है तो ठीक है, A जो है हमारा 2 क्रॉस 2 का है तो B को भी हमें क्या लेना होगा, 2 क्रॉस 2 का लेना होगा, तभी हम ऐड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये हो गया 1 2 2 3, ये हो गया 2 3 1 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, A आपको ये दे रखा है, B आपको ये दे रखा है, तो आपको क्या करना है, A प्लस बी इज इक्वल टू ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आपको ज्ञात करना है, तो ये a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब संगत एलिमेंट जो है जुड़ेंगे, संगत अवयव जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे पहले है ये 2 में जुड़ेगा, मतलब 1 प्लस 2 होगा। ये 2 जो है 3 में जुड़ेगा, तो ये 2 प्लस का 3 हो जाएगा। 2 है, ये 1 है, मतलब इसको जो है क्या है, इसको उठा के इसी के ऊपर रख दीजिए, तो ये जो 1 है वो 2 पे हो जाएगा। 2 के ऊपर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 के ऊपर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 के ऊपर कौन आएगा, 4 आएगा। तो उस तरीके से ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 प्लस का 1, ये 3 प्लस का 4। इसको जस्ट उठाइए और इसी के ऊपर जस्ट ले आ करके इस तरीके से एडजस्ट कर दीजिए, जो जिसके ऊपर है उसको उसके ऊपर ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये फिर से क्या बनेगा, उसी कोटि का बना रहेगा। अब जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद रख दीजिए, 2 1 3, 3 2 5, 2 1 3 और 4 3 7। ये जो है हो गया कम, हो गई आपकी a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको जो है ऐसे ही ऐड करके बताना है। क्या है, ऐड करके बताना है। कीजिए और बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। ताकि हमें भी पता चले आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो आपने कर लिया। क्या है, यहाँ तक तो आपने कर लिया है।
और जितनी चीज़ें आपको बताई जाती है जस्ट उसको आप क्या करेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। क्या है, रिवाइज करते रहेंगे। रिवाइज करने से क्या होगा, वो चीज़ें आपके माइंड से डाइवर्ट नहीं होंगी और वो चीज़ें आपके माइंड में हमेशा बनी रहेंगी। और जो आपको नोट्स करना है, जो आपको क्या करना है, फार्मूले नोट करना है, उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहना है। ओके, थैंक यू।